कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथ में बहुत तेज दर्द है। एक्सरे में हड्डी टूटी हुई साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, ऐसा तो अक्सर होता है। लेकिन वो डॉक्टर प्लास्टर बांधने के बजाय अचानक से एक मेडिकल डिक्शनरी उठाता है और फ्रैक्चर की कानूनी परिभाषा ही बदल देता है। अच्छा। और फिर कहता है कि बधाई हो, आपकी हड्डी तो टूटी ही नहीं है। सुनने में एकदम बेतुका लगता है ना? हाँ, मतलब कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि ये क्या मजाक चल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे ऊंचे और खतरनाक स्तर पर बिल्कुल यही हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें हथियारों से ज्यादा खतरनाक खेल कागजों पर खेले जा रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाली हकीकत की तह तक जाने वाले हैं। मैं सच में ये समझने के लिए उत्सुक थी कि आखिर ये सब काम कैसे कर रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शब्दों का कोई साधारण खेल नहीं है। एक छोटी सी कानूनी चाल कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, आज हम उस पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि इसका असर तो हम सब पर पड़ता है। राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज की इस पूरी चर्चा में हम जो भी विश्लेषण करेंगे वो पूरी तरह से रक्षा दस्तावेजों, रिसर्च रिपोर्ट्स और कूटनीतिक बयानों पर आधारित है। ठोस आंकड़ों पर। जी, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष या देश का समर्थन या आलोचना नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन भू राजनीतिक तंत्रों को डिकोड करना है जो अक्सर न्यूज चैनल्स के शोर में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस कानूनी चालबाजी पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हाँ, बताइए। शासन ने ये दावा कर दिया है कि ईरान के साथ उनका युद्ध तो अप्रैल में ही समाप्त हो गया था। ये तो सबसे बड़ा पेच है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब वहाँ लगातार तनाव है तो अचानक से युद्ध के खत्म होने की ये नई कहानी कहाँ से आ गई? दुनिया तो इसे अब तक बस एक सीजफायर मान रही थी। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ अमेरिकी संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम में छिपी है। इसे वॉर पावर रेजोल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, वॉर पावर रेजोल्यूशन, ये क्या होता है? ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश पर लंबे समय तक युद्ध न थोप सके। मतलब एक तरह की पाबंदी। बिल्कुल। नियम बहुत सीधा है। अगर राष्ट्रपति अपनी सेना को किसी युद्ध में भेजते हैं तो उनके पास सिर्फ 60 दिन का समय होता है। सिर्फ 60 दिन? जी, 60 दिन। इन 60 दिनों के भीतर उन्हें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से उस युद्ध को आगे जारी रखने की आधिकारिक अनुमति लेनी ही होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का टाइमर है जो राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम कसता है। एकदम सही पकड़े हैं। अब देखिए कि यहाँ खेल क्या हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगेसेथ ने सीनेट के सामने जाकर एक बहुत अजीब सा तर्क दे दिया। क्या तर्क दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि क्योंकि अप्रैल से ही एक प्रकार का अघोषित सीज फायर चल रहा था, इसलिए तकनीकी और कानूनी रूप से वो युद्ध टर्मिनेट माना जाएगा। मतलब समाप्त? हाँ, समाप्त। और जैसे ही युद्ध समाप्त घोषित हुआ, वो 60 दिन वाला टाइमर वहीं का वहीं रुक गया। रुको, ये तो वैसा ही हुआ जैसे मैं कोई वीडियो गेम खेल रही हूँ, गेम में हारने वाली हूँ और टाइमर खत्म होने ही वाला है। आगे बताइए। तो हार से ठीक पहले मैं गेम का प्लग ही निकाल दूं और कहूँ कि देखिए मैं हारी नहीं, गेम तो बंद हो गया था, अब जब मैं दोबारा खेलूंगी तो टाइमर फिर से शुरू होगा। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। उन्होंने ठीक यही किया है, मतलब कानूनी रूप से गेम को रीसेट कर दिया है। लेकिन मेरी उलझन ये है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी? मतलब क्या ये सिर्फ कांग्रेस की अनुमति से बचने का एक कानूनी बहाना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सैन्य रणनीति छुपी हुई है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये पूरी तरह से एक आक्रामक रणनीति को रक्षात्मक आवरण पहनाने का तरीका है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। हाँ, अमेरिका ने वहाँ अपनी नौसेना की भारी तैनाती कर दी है। हाँ, एक प्रकार की घेराबंदी या ब्लॉकेड चल रहा है वहाँ। बिल्कुल। अब ईरान जाहिर तौर पर इस ब्लॉकेड का विरोध करेगा। अगर ईरान किसी भी अमेरिकी जहाज को निशाना बनाता है तो अमेरिका ये नहीं कहेगा कि ये एक पुराने युद्ध का हिस्सा है। ओह, अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हूँ। अमेरिका तुरंत कहेगा कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा युद्ध तो अप्रैल में ही खत्म हो गया था। एकदम सही। अमेरिका कहेगा कि ये जो हमला हुआ है, ये ईरान ने एकदम नया युद्ध छेड़ दिया है। बाप रे। और ये नया युद्ध राष्ट्रपति को तुरंत और बिना कांग्रेस से पूछे जवाबी हमला करने का पूरा अधिकार दे देगा। बिल्कुल। ये कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा जाल है जिसमें अगर ईरान अपनी रक्षा भी करता है तो दुनिया के नजरों में वो हमलावर ही नजर आएगा। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है।
मतलब कागजों पर तो इन्होंने युद्ध शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, कागजी कार्रवाई तो पूरी है। लेकिन जब असल हथियारों की बात आती है तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है। मैं लगातार पढ़ रही हूँ कि अमेरिका ईरान पर अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने वाला है। खबरों में तो यही चल रहा है। मीडिया में तो जैसे इन मिसाइलों का खौफ बिठा दिया गया है, लेकिन जब मैंने आपके द्वारा दी गई रिसर्च रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब क्या ये सच है कि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का इतना हवा बनाया जा रहा है वो अमेरिका के पास इस्तेमाल करने के लिए है ही नहीं? यही तो इस पूरे मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि तकनीकी बढ़त के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। तो असलियत क्या है इन मिसाइलों की? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेजी से उड़ान भरती हैं। वे इतनी तेज होती हैं कि उन्हें रोकना लगभग असंभव माना जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अमेरिका के पास वर्तमान में कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरह से तैनात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मतलब अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है। ये लागत और इंजीनियरिंग की जटिलता का मुद्दा है। लॉकहीड मार्टिन, जो अमेरिकी रक्षा उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने ब्लैक ईगल नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। अच्छा, तो मिसाइल तो बनी है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी केवल 8 मिसाइलें ही अस्तित्व में हैं। सिर्फ 8? जी, सिर्फ 8। और ये मिसाइलें इतनी ज्यादा महंगी हैं कि जितने पैसे में अमेरिका एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है उतने पैसे में कोई विरोधी देश 25 से 50 पारंपरिक मिसाइलें तैयार कर सकता है। मतलब सिर्फ 8 मिसाइलें, और वो भी इतनी महंगी। लेकिन क्या इन 8 मिसाइलों को मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना यानी सेंटकॉम को सौंप दिया गया है? जी नहीं, सबसे बड़ी बात यही है, ये मिसाइलें अभी तक अमेरिकी सेना या सेंटकॉम को आधिकारिक रूप से कमीशन ही नहीं की गई हैं। अरे, तो जब सेना को हथियार मिला ही नहीं है तो वो हमला कैसे कर सकते हैं? यही तो बात है, सेना के पास इन्हें चलाने की अनुमति या पूरी क्षमता ही नहीं है अभी। ये तो साफ तौर पे भ्रम के जरिए डराने वाली बात हो गई। मतलब आप दुनिया को उस हथियार से डरा रहे हैं जो आपके गोदाम में पड़ा है और आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसे डिटेरेंस बाय इल्यूजन कहा जाता है। लेकिन ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो इस भ्रम को समझ रहे हैं? ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है और ईरान के पास इसका तोड़ भी है। रिपोर्ट स्पष्ट करती हैं कि ईरान के पास वास्तव में अपनी खुद की हाइपरसोनिक तकनीक मौजूद है। अच्छा, उनके पास ये तकनीक है? हाँ, लेकिन ईरान की असली ताकत आसमान में नहीं, समंदर में छिपी है। एक ईरानी जनरल ने हाल ही में चेतावनी दी है कि वे ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाएंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। अकल्पनीय कदम? किस तरह का कदम? इसे सैन्य भाषा में असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। जब एक देश जानता है कि वो दूसरे देश से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता तो वो सस्ती लेकिन घातक रणनीतियां अपनाता है। मतलब सीधे महंगे हथियारों से नहीं लड़ना। राइट। अमेरिका के पास अरबों डॉलर के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ईरान उन पर आसमान से हमला करने के बजाय समंदर की गहराइयों से हमला करने की तैयारी में है। समंदर की गहराइयों से? मतलब पनडुब्बियों से? जी, छोटी पनडुब्बियां, अंडर वाटर ड्रोन्स या समुद्री बारूदी सुरंगें। बाप रे, मतलब अमेरिका आसमान में ध्वनि की गति वाली मिसाइलों का खौफ दिखा रहा है जबकि असली खतरा समंदर के नीचे पनप रहा है। बिल्कुल। एक छोटी सी सस्ती सी समुद्री बारूदी सुरंग अमेरिका के एक अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर के तल में भेज सकती है। एकदम सही कह रही हैं। और यही वो डर है जिसने पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लिया है। जब इस तरह के विनाशकारी युद्ध की सुगबुगाहट होती है तो आसपास के देश शांत नहीं बैठ सकते। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और इसका सीधा असर वैश्विक हथियारों के बाजार पर पड़ता है। मैंने भी सिप्री की उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है जो आपने शेयर की थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी, सिप्री की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट तो साफ कह रही है कि दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त बेतहाशा बढ़ गई है। सिप्री की रिपोर्ट ये रेखांकित करती है कि जब भी किसी क्षेत्र में इस तरह की अस्थिरता आती है तो सुरक्षा की मांग बढ़ जाती है। अरब देश डरे हुए हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान भिड़ रहे तो वे भी इस आग में झुलसेंगे। बिल्कुल। नतीजा क्या हो रहा है? यूरोप से लेकर एशिया तक हथियारों की एक अंधी दौड़ मच गई है। अमेरिका खुद दुनिया के टॉप हथियार निर्यातकों में है। तो इस डर के माहौल से तो उनके रक्षा उद्योग को बहुत मुनाफा हो रहा होगा। बेतहाशा मुनाफा हो रहा है। अस्थिरता हमेशा हथियारों के बाजार के लिए फायदेमंद साबित होती है। मुझे उस रिपोर्ट में एक बात ने बहुत चौंकाया।
ये लिखा था कि अरब देशों की इस घबराहट को शांत करने के लिए इजराइल ने सऊदी अरब को एक खास लेजर सिस्टम दिया है। हाँ, जो ड्रोन्स को गिरा सकता है। तो ये तो बहुत अजीब बात है ना। इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते तो हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। ये कूटनीति का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि तर्ज पर इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के डर से सऊदी अरब किसी और खेमे में चला जाए। मतलब उन्हें अपने पाले में रखना चाहता है। राइट। इसलिए वो अपनी टॉप टियर लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी सऊदी अरब के साथ साझा कर रहा है। ये सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं है, ये अपनी तरफ वफादारी खरीदने का एक तरीका है। ये सब देखकर तो लगता है कि दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। जी पूछिए। इन सब मामलों को सुलझाने के लिए हमने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बनाई हैं, UN है। जब दुनिया के देश खुलेआम युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो संयुक्त राष्ट्र फिलहाल पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। लाचार? कैसे? देखिए, जब दुनिया की महाशक्तियां खुद ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की इस तरह से मनमानी व्याख्या करने लगे, जैसे अमेरिका ने युद्ध समाप्त होने का दावा कर दिया। हाँ, वो 60 दिन वाला नियम। तो ऐसे में UN के पास हस्तक्षेप करने की कोई ताकत नहीं बचती। UN तभी काम करता है जब बड़े देश उसके नियमों को मानना चाहें। आपकी ये बात सुनकर मुझे फिल्म जाने भी दो यारों का वो मशहूर क्लाइमैक्स सीन याद आ गया। अरे हाँ, वो महाभारत वाला सीन। बिल्कुल। मंच पर नाटक चल रहा होता है, दुशासन द्रौपदी की जगह किसी और को ही खींच कर ले आता है, पूरी स्क्रिप्ट बदल जाती है, अराजकता फैल जाती है। और जो बेचारा अंधा धृतराष्ट्र बना होता है, वो बस अपने सिंहासन पर बेबस बैठा चिल्लाता रहता है, गदाधारी भीम, ये क्या हो रहा है? बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। संयुक्त राष्ट्र की हालत भी तो बिल्कुल वैसी ही हो गई है ना। सब अपने नियम खुद बना रहे हैं और UN बस किनारे बैठा मूक दर्शक बन गया है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। UN सच में एक मूक दर्शक बन गया है, और इसी वजह से सारा दारोमदार इस बात पर आ गया है कि ये देश अपने आंतरिक स्तर पर फैसले कैसे लेते हैं। तो मतलब हर देश की अपनी अंदरूनी राजनीति भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। अगर हम ईरान की बात करें तो वहां का राजनीतिक और सैन्य ढांचा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पश्चिमी लोगों को लगता है कि ईरान से बस बातचीत करके मसला सुलझाया जा सकता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेशकिन कुछ बयान दे रहे हैं। कुछ पश्चिमी विश्लेषक तो ये कयास लगा रहे हैं कि ईरान शायद अपने विदेश मंत्री को ही हटा दे, क्योंकि वे नरम पड़ रहे हैं। हाँ, लोगों को लग रहा है कि वो अमेरिका के प्रति थोड़े नरम पड़ रहे हैं। क्या सच में ईरान का रुख बदल रहा है? यहीं पर पश्चिमी देश अक्सर ईरान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। ईरान कोई पश्चिमी लोकतंत्र नहीं है जहां सरकार बदलने से नीतियां तुरंत बदल जाएं। तो उनका सिस्टम कैसे काम करता है? उनका निर्णय लेने का तंत्र, जो सुप्रीम लीडर के हाथ में है, बहुत ही सुविचारित है। ईरान में एक साफ तौर पर दोहरी व्यवस्था या ड्यूल सिस्टम काम करता है। दोहरी व्यवस्था ये कैसे काम करती है? एक तरफ उनका डिप्लोमेटिक विंग है, जिसमें उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री आते हैं। इनका काम है दुनिया भर में यात्राएं करना, सम्मेलनों में जाना और बातचीत करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईरान का एक नरम चेहरा पेश करना। बिल्कुल, एक तर्कसंगत और नरम चेहरा। लेकिन इसके समानांतर दूसरी तरफ उनकी सेना और IRGC है। IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। जी, ये वो धड़ा है जो असली सैन्य शक्ति रखता है, जिसे हार्डलाइनर्स कहा जाता है। सैन्य जवाब देने का काम इनका है। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। ये तो पुलिस की पूछताछ वाले उस मशहूर तरीके जैसा हो गया, गुड कॉप बैड कॉप। एकदम सही पकड़ा आपने। बस फर्क इतना है कि ईरान ने इस गुड कॉप बैड कॉप वाले तरीके को सीधे अपने सिस्टम में ही फिट कर दिया है। हाँ, एक संस्थागत रणनीति बना दी है। मतलब एक तरफ विदेश मंत्री शांति का सूट पहनकर मेज पर बैठे हैं, गुड कॉप बनकर, और दूसरी तरफ IRGC अपनी मिसाइलों का बटन उंगली के नीचे दबाए खड़ी है, बैड कॉप बनकर। बिल्कुल, और इससे ईरान को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनका राजनयिक विंग आगे आकर बातचीत शुरू कर देता है, जिससे तनाव थोड़ा कम हो जाता होगा। हाँ, लेकिन रक्षा मामलों पर, हॉर्मुज़ के जलडमरू मध्य पर या उनके परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम फैसला IRGC और सुप्रीम लीडर का ही होता है। तो क्या फिलहाल वो कोई समझौता करने वाले हैं? रिपोर्ट्स स्पष्ट करती हैं कि फिलहाल इन अहम मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। तो अगर अमेरिका ईरान के इस नरम कूटनीतिक चेहरे को उसकी कमजोरी समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये सारी भू राजनीति, कूटनीति और सेनाओं की चालबाजी सुनना बहुत रोमांचक लगता है, जैसे किसी जासूसी फिल्म की कहानी हो। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर कोई आम इंसान सोचे,
जो सुबह उठकर काम पर जाता है, अपने परिवार का पेट पालता है, तो उसके मन में एक ही सवाल आएगा। क्या सवाल? कि भाई मुझे इन सब से क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका 8 मिसाइलें बनाए या 80, ईरान का सुप्रीम लीडर क्या सोचता है, इससे मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? और यहीं पर ये चर्चा हमारे और आपके घरों के अंदर दाखिल हो जाती है। भू राजनीति केवल नक्शों पर खींची गई लकीरें नहीं है, ये सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। मतलब इसका सीधा असर आम आदमी पर हो रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है हॉर्मुज में जो नौसैनिक ब्लॉकेड है, उसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान की सेनाओं पर पड़ रहा है? जाहिर है वहां से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर भी पड़ता होगा। हाँ, हॉर्मुज का जलडमरू मध्य दुनिया का वो चोक पॉइंट है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। मतलब तेल का रास्ता ही वही है। राइट। जब वहां तनाव होता है, नौसैनिक जहाज खड़े होते हैं और बारूदी सुरंगों का डर होता है, तो सबसे पहले तेल टैंकरों का इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगता है। ओह, तो शिपिंग कंपनियों का खर्चा बढ़ जाता है। कई कंपनियां तो उस रास्ते से जाने से ही मना कर देती हैं। स्रोत बताते हैं कि इस मौजूदा तनाव के कारण पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति में 20% तक की कमी दर्ज की गई है। 20% की कमी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अमेरिका को भी तो आर्थिक नुकसान हुआ होगा इस सब में। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को अब तक इस पूरे सैन्य जमावड़े के कारण 24,000 करोड़ से ज्यादा का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बाप रे, 24,000 करोड़। लेकिन देखिए, अमेरिका का नुकसान सिर्फ एक देश का नुकसान है। जब पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति 20% घटती है तो ऊर्जा बाजार में हाहाकार मच जाता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल। और इसका सीधा असर इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। मतलब ट्रकों और मालगाड़ियों का भाड़ा बढ़ेगा, तो जो सब्जी, राशन या सामान हमारे घरों तक पहुंच रहा है, उसकी कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। एकदम सही। नौसैनिक ब्लॉकेड और ये ऊर्जा संकट मिलकर दुनिया भर में महंगाई को बेकाबू कर रहे हैं। और हम ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं कर रहे हैं। मुझे अभी याद आ रहा है, हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 900 से लेकर 950 रुपए तक बढ़ गए हैं। जी, ये उसी का सीधा असर है। अब कोई भी सोचेगा कि अगर किसी छोटे रेस्टोरेंट वाले या चाय की टपरी वाले को गैस का सिलेंडर इतना महंगा मिलेगा, तो वो क्या करेगा? वो अपनी चाय और खाने के दाम ही बढ़ाएगा ना। बिल्कुल बढ़ाएगा। यानी हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका जो खेल खेल रहे हैं, उसका सीधा बिल आम इंसान चुका रहा है। और स्थिति यहाँ रुकती नहीं है। जब तेल इतना महंगा होने लगता है तो सरकारें घबराकर विकल्प तलाशने लगती हैं। किस तरह के विकल्प? स्रोत में जिक्र है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की पूरी आशंका है, तो इससे बचने के लिए अब ये बातें हो रही हैं कि पेट्रोल में 85% तक इथेनॉल मिलाया जाए। 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग। मैंने तो 10 या 20% के बारे में सुना था, लेकिन 85% के तो अपने ही अलग खतरे होंगे, है ना? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया की ज्यादातर गाड़ियों के इंजन इतनी भारी मात्रा में इथेनॉल को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बने हैं। इंजनों में खराबी आ सकती है। गाड़ियों का नुकसान। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा कुछ और है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्के या अन्य कृषि उत्पादों से बनता है। अच्छा, तो ये तो खाने पीने की चीजें हुई। राइट। अगर आप खेतों में उगने वाले अनाज और फसल को सीधे गाड़ियों के फ्यूल टैंक में डालने लगेंगे तो इंसान क्या खाएंगे? बाप रे, इससे तो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को लेकर एक भयंकर संकट पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। खाने पीने की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। हम एक समस्या को सुलझाने के लिए दूसरी और ज्यादा बड़ी समस्या पैदा करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो सच में डराने वाली बात है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने उन 60 दिन के कानूनी नियम से बचने के लिए युद्ध को कागजों पर खत्म घोषित कर दिया था। यही भू राजनीति की सबसे क्रूर हकीकत है। ऊपर बैठे लोग शतरंज की चालें चलते हैं और प्यादे हमेशा नीचे आम जनता के कटते हैं। तो चलिए, आज हमने इस चर्चा में जो भी अहम बातें समझी हैं उन्हें समेटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि कैसे वॉर पावर रेजोल्यूशन की एक चालाक कानूनी व्याख्या ने एक युद्ध को सिर्फ कागज पर समाप्त कर दिया। हाँ, ताकि नई सैन्य कार्रवाइयों का रास्ता साफ हो सके। और हमने उन हाइपरसोनिक हथियारों के भ्रम को भी तोड़ा जो खबरों की सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन असल में अमेरिका के पास सेंटकॉम को देने के लिए है ही नहीं। और इसके साथ ही हमने समझा कि कैसे ये पूरा तनाव वैश्विक हथियारों के बाजार के लिए मुनाफा लेकर आ रहा है, जैसा कि सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है। बिल्कुल। और ईरान कैसे अपने राजनयिकों और सेना के बीच गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहा है, और इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र बस एक लाचार दर्शक बनकर रह गया है। जी, धृतराष्ट्र की तरह। और सबसे अहम बात, हमने इस पूरी वैश्विक शतरंज को सीधे अपनी रसोई तक पहुंचते देखा,
चाहे वो 20% तेल आपूर्ति का गिरना हो या कमर्शियल गैस सिलेंडरों का दाम 950 रुपए तक बढ़ जाना हो। या फिर 85% एथेनॉल मिलाने से पैदा होने वाला संभावित खाद्य संकट हो। राइट, मतलब इस भू राजनीतिक उथल पुथल की भारी कीमत दुनिया भर के आम लोग अपनी जेब से ही चुका रहे हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े जाते हैं, या फिर ये ऊर्जा बाजारों और कानूनी खामियों के जरिए हर घर के अंदर लड़े जा रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं, जिस पर सब गहराई से सोच सकें। जी, वो सवाल बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि कैसे एक मेडिकल डायग्नोसिस बिल्कुल स्पष्ट होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ धुंधला है। तो जरा सोचिए, यदि एक सीज फायर की एक छोटी सी कानूनी व्याख्या दुनिया भर के गैस सिलेंडरों के दाम तय कर सकती है और हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर सकती है, तो क्या आज के समय में युद्ध असल में हथियारों से लड़े जाते हैं, या फिर सिर्फ कागजों पर लिखे गए शब्दों के हेरफेर से, जिसकी अंतिम कीमत एक आम इंसान सिर्फ अपनी गाड़ी कमाई से चुकाता है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय की गहराइयों में एक साथ उतरने के लिए।